हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पाठ नंबर 3 हिमालय की बेटियाँ नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के बारे में पहले ही पढ़ा है। जैसा कि हमने जाना है कि सारी नदियाँ जो हैं ये क्या है, हिमालय से ही निकलती हैं। सारी नदियाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो नदियों का उद्गम स्थल है कहीं ना कहीं वो हिमालय ही है। इसीलिए हिमालय की बेटियाँ यानी नदियों को हिमालय की बेटी कहा गया है। और इस पाठ के जो लेखक हैं नागार्जुन जी, इन्होंने बताया है कि कैसे जैसे एक छोटी बेटी जब होती है, छोटी बच्ची या बच्चा कोई सा भी जब होता है तो वो कैसे अपनी माँ की गोद में कैसे किलकारियाँ लेता है, कैसे खेलता है, उसी तरह से नदियाँ भी जब हिमालय से निकलती हैं तो वहाँ पर कैसे वो अटखेलियाँ करती हुई, कल छल छल करती हुई कैसे खेलती हुई और आगे जा कर के मैदानी भागों में ये विशाल रूप ले लेती हैं और फिर आगे ये जा कर के फिर समुद्र में मिल जाती हैं। इसका बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा, पूरी कहानी पढ़ लिया होगा। यहाँ पर सिंध और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियाँ थी जिनको नद कहा गया है। नद यानी अगर बाकी सारी नदियाँ जो हैं अगर वो पुल्लिंग हैं तो ये दो अगर सारी नदियाँ स्त्रीलिंग हैं तो ये पुल्लिंग हैं, मतलब वो उनके ये विपरीत हैं। और ये दो विशालकाय हैं, ये दो नदियाँ विशालकाय हैं, सिंध और ब्रह्मपुत्र जो हैं। तो इन सब का वर्णन किया गया है, आपने पढ़ा, आप समझ गए होंगे। यहाँ आज हम लोग आज के अपने इस वीडियो में पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्सिस विद्यापीठ, रुधौली, बस्ती। बच्चों, आप लोग दूसरे पाठ तक का प्रश्न उत्तर लिख चुके हैं। आज हम लोग तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सभी लोग नदी को किसी भी नदी को नदी माँ के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ लेखक ने और किन रूपों में देखा, जैसे उन्होंने क्या कहा है, इनको बहन का दर्जा भी दिया है, बेटियों का भी दर्जा दिया है। तो यही सारी बातें उसमें हैं। तो इसका जो उत्तर होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। लेकिन इस निबंध में, जैसा कि आप जो पाठ पढ़ें ये निबंध था, इस निबंध में बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस निबंध के माध्यम से नागार्जुन जी ने नदी को बेटी तथा बहन, प्यारी बेटी तथा बहन के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पाठ में नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं। नदियों को बादलों की प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इसके अतिरिक्त लेखक ने नदियों को बहन के रूप में दिखाया है। लेखक ने नदियों को बहन के रूप में दिखाया है। तो इस तरह से आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। जैसा कि आप इस निबंध को जब पढ़े होंगे तो इसमें कुछ इन दोनों की विशेषता बताई गई है, सिंधु की और ब्रह्मपुत्र की। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद्य भी माना गया है। जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद्य भी माना गया है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। कैसे निर्मित हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। जैसा कि इस निबंध में आगे बताया जा चुका है कि इन दो नदियों का हाथ थामने में समुद्र भी गर्व महसूस करता है। सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इसी प्रकार से आप तीसरा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, इस निबंध में नदी की विशेषता बताई गई है। यानी क्या विशेषता है, तो उसी के अनुसार काका कालेलकर ने नदी को लोक माता कहा था। क्यों? क्योंकि एक माता ही ऐसी होती है, एक माता का गुण जो नदी में है, इसीलिए काका कालेलकर ने नदी को लोक माता कहा था। क्यों? क्योंकि माता ही एक ऐसी होती है जो कि आप उसके साथ कितना भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसकी बात को नहीं सुनते हैं, उसके कहे हुए को नहीं मानते हैं, फिर भी वो आपसे प्रेम से ही बोलती है, निस्वार्थ भाव से ही बोलती है। उसी प्रकार से ये नदी जो है, ये नदी भी है। इसमें आप कूड़ा करकट डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, कंपनियों के इंडस्ट्री एरिया के नाले उसमें जा कर के मिल रहे हैं, लेकिन तब भी नदी कुछ नहीं बोलती है। तब भी सबके कहीं न कहीं सबके विकास, सबके लिए जीवन यानी जल ही जीवन है, फिर भी उसी का पूरा करते हुए, यानी कितने पशु पक्षी को नदी से पानी मिलते हैं, कितने खेतों की सिंचाई की जाती है मैदानी भागों में नदी से, तो इसीलिए नदी को ही लोक माता कहा गया था। जैसा कि अभी आप इसको लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी हो सकता है कि जैसे पानी को नदियों में ही रोक करके क्या किया जाता है, बिजली बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जाती है। तो ये सब किसकी देन है? नदी की ही देन है। इसीलिए नदी को लोक माता कहा गया। तो आइए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। नदियाँ हमें जल प्रदान करके जीवन दान देती हैं। ये युगों युगों से पूजनीय हैं। ये युगों युगों से पूजनीय व मनुष्य के लिए कल्याणकारी रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभा रहा है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभा रहा है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन संसाधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मानव ही नहीं अपितु पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधे आदि के लिए
जल बहुत जरूरी है। नदियों को कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल, गंदे रासायन पदार्थ युक्त शहरों आदि के कूड़ा करकट भी अपने आंचल में ही समेटना पड़ता है, लेकिन फिर भी नदियाँ कल्याण ही कल्याण करती हैं। अपार दुख सहकर भी कल्याण केवल माता ही कर सकती है, इसीलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। अपार दुख सहकर केवल माता ही कल्याण कर सकती है, इसीलिए नदी को लोक माता कहा गया है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, गगनचुंबी पर्वतों, विशाल मैदानों तथा सागर की भूरि भूरि प्रशंसा की है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये 4 प्रश्न जो दिए गए हैं, चारों प्रश्नों के उत्तर पूरा हो जाता है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इन प्रश्न को लिख करके भी आपको दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को यहीं पर रोक करके और इसके उत्तर को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। बाकी ये जो आगे प्रश्न दिए गए हैं लेख से आगे, अब आपको अपनी कल्पना, आपके अनुमान के अनुसार इसके आगे जानना है। इसको नदियाँ और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है, उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। बस नदी के ऊपर और बहुत सारी कवियों ने कविताएं लिखी है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, बहुत सारी कविताएं नदियों के ऊपर लिखी गई हैं। उन सबको आपको उन सबको इनका ध्यान रखते हुए उन सब से जोड़ना है। और यहाँ पर दिया गया है गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। ये बहुत सारी कविताएं हैं, इसको आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लोगों की अलग अलग रचनाओं में दिए गए हैं। तो इसको आप वहाँ से संग्रह करके और पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसकी तुलना कर सकते हैं। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी नदियों का मार्ग बदल गया है, बहुत सारी नदियां संकुचित होकर के रह गई हैं, बहुत सारी नदियां विशालकाय हो गई हैं। जो भी हो गया है तो उसके बारे में आपको लिखना है। ये आपसे है कि आप संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। ये आपको आपकी क्लास में बता दिया जाएगा। ये आपको इसके अनुमान यहाँ पर लगाने के लिए दिया गया कि इस अनुमान लगाइए और कल्पना कीजिए। ये सब व्याकरण की है, तो इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ आप लोग व्याकरण में इसको पढ़ते हैं, हिंदी सेकंड में आप लोग इसको पढ़ते हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग पाठ नंबर 4 कठपुतली पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल फूले कदम केवल पढ़ने के लिए है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी जैसे चर्चा किया कि मैं आप लोग के लिए आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख रखे हैं, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको आराम से देख लीजिएगा, जिससे आपको कहीं लिखने में कोई समस्या ना हो। आशा करता हूँ आप लोग को पूरी तरह से दिख रहा होगा। पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से यहाँ दिया गया है, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तीसरे प्रश्न का उत्तर
यहाँ तक दिया गया है और चौथे यानी अंतिम प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से चारों प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को होल्ड करके रोक करके देख लीजिएगा और प्रश्न के उत्तर आसानी से लिख लीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग का जो है वो कठपुतली पाठ से है, इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।